परिणामवाचक विशेषण। जिस विशेषण से किसी वस्तु की नाप तौल का बोध होता है उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। वह विशेषण जिसे किसी वस्तु का उसका नाप तौल का ज्ञान होता है उसको परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 मीटर कपड़ा, 3 किलो आलू, 2 किलो मिठाई, आधा किलो हल्दी, थोड़ा नमक। यहाँ पर सभी वस्तुओं का माप तौल पता चल रहा है। जैसे कपड़ा 4 मीटर है, आलू 3 किलो है, मिठाई 2 किलो है, हल्दी आधा किलो है, नमक थोड़ा है। यहाँ पर सभी शब्दों का नाप तौल का ज्ञान हो रहा है और ये परिणामवाचक विशेषण में आते हैं। सार्वनामिक विशेषण। जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए और वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। वह शब्द जो संज्ञा के पहले लगे और विशेषण शब्द की तरह उसका विशेषता संज्ञा की विशेषता बताए उसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण को सांकेतिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। जैसे मेरा कुत्ता सफ़ेद है, ये आम कच्चे हैं, उस लड़की को उधर बैठाऊं, उसका घर सुंदर है। ये सब सार्वनामिक विशेषण में आते हैं। गुणवाचक विशेषण। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग, आकार आदि का बोधवाचक विशेषण कहते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम का वह शब्द जिससे गुण, रूप, आकार आदि का बोध होता है उसको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे खट्टा मीठा, काली सफ़ेद, सुंदर, सांवली, लालची, मेहनती, कमज़ोर, कामचोर, आलसी, दयालु, निर्दय, बलवान, कमज़ोर, मोल, पतला, गोल, चौकोर, लंबा, चौड़ा, चतुर, मूर्ख। इन सब शब्दों से उनके गुण, उनके रूप, आकार का बोध हो रहा है और ये सब गुणवाचक विशेषण में आते हैं। संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। वह विशेषण जिससे संज्ञा या सर्वनाम का संख्या का ज्ञान होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 बालक, तीसरा स्थान, चारों ओर, हर एक बालक। यहाँ पर क्या है, संख्या का बोध हो रहा है कि बालक 4 है, स्थान तीसरा है, चारों ओर और हर एक बालक। इससे हम लोगों को संख्या का ज्ञान हो रहा है और ये संख्यावाचक विशेषण में आते हैं। क्लास 4 हिंदी टेक्स्ट चैप्टर 13 इच्छा शक्ति का कमाल कहानी। इसमें यह बताएगा कि अगर इच्छा और शक्ति मन में हो तो वह कोई भी असंभव कार्य को कर सकती है। तो इस कहानी के ज़रिए हम जानेंगे कि वह सब कुछ कैसे हो सकता है। जापान संसार के जाने माने देशों में एक है। इसके इतिहास में अनेक ऐसी कथाएं मौजूद है जिनमें हमें कुछ खास करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। यहाँ हम जापान से संबंधित एक ऐसी ही प्रेरक कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं। एक बार कोरिया ने जापान पर हमला कर दिया। कोरिया की सेना बहुत विशाल थी, यूँ कहे कि उसके पास लाखों की संख्या में सैनिक थे, जबकि जापान के सैनिकों की संख्या केवल हजारों में थी। इसी कारण जापानी सैनिक निरुत्साहित हो गए थे और उनका आत्मविश्वास समाप्त हो गया था। वे आगे बढ़ने की बजाय पीछे हटने लगे। उनमें कोई भी सैनिक कोरियाई सैनिकों के साथ युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था। उसका मानना था कि कोरिया की विशाल सेना से भिड़ना जानबूझकर अपनी जान से हाथ धोना है। इसलिए सभी सैनिक आत्मसमर्पण के पक्ष में थे। एक बार कोरिया के लोगों ने जापान पर हमला कर दिया। तो उससे युद्ध लड़ना जापान के लोगों के लिए असंभव सा था, क्योंकि कोरिया के सैनिकों की संख्या लाखों की थी और जापान की हजारों की थी। इसलिए वे लोग जापान के सैनिक अनेक भयभीत होकर अपने आप को आत्मसमर्पण के पक्ष में कर चुके थे।
किंतु जापानी सेना का सेनापति बहुत अधिक साहसी था, वह बुद्धिमान भी था। वह हार मान कर बैठ जाने वालों में से नहीं था। आत्मसमर्पण करना उसके लिए कायरता थी। उसका मानना था कि आत्मसमर्पण से अच्छा युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो जाने। जापान का सेना का जो सेनापति था उसके मन में था कि आत्मसमर्पण करने की जगह हम लोग युद्ध करते करते शहीद हो जाए, वो ज़्यादा अच्छा होगा। टोकरी में रखी सब्जियां ताज़ी है। विशेष सब्जियां विशेषण ताज़ी, विशेषण विशेष से बाद है। यहाँ पर विशेषण शब्द जो है विशेष से पीछे है और विशेष शब्द पहले है। एक संज्ञा के बाद एक से अधिक विशेषणों का प्रयोग भी हो सकता है। यह बरगद पुराना, घना, हरा भरा और विशाल है। ध्यान रखें, जब एक से अधिक विशेषण के साथ आए तो विरोधी विशेषण एक साथ नहीं आ सकते। जैसे एक ही पेड़ हरा भरा और सूखा नहीं हो सकता। यहाँ पर एक से अधिक विशेषण शब्द एक साथ आते हैं तो उसका उल्टा शब्द, उसका विरोधी शब्द जो है वो नहीं आ सकता। जैसे यहाँ पर एक ही पेड़ हरा भरा और सूखा नहीं हो सकता। जैसे पेड़ सिर्फ हरा भरा ही हो सकता है, ये एक साथ ये नहीं हो सकता। यह बरगद पुराना, घना, हरा भरा, सूखा और विशाल है। यहाँ सूखा विशेषण नहीं आ सकता। विशेषण के भेद, विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। सेनापति को अपने आप पर पूरा भरोसा था। उसने मन ही मन सोचा, यदि हम सब पूरे जी जान से लड़े तो हमारी जीत निश्चित है। वह अपने सैनिक में उत्साह भरने और उसके खोए हुए आत्मविश्वास को जगाने का उपाय सोचने लगा। अचानक उसे एक योजना सूझी। उसने अपने सैनिकों से कहा, साथियों, हम युद्ध करेंगे, लेकिन पहले हम अपने देवता से आशीर्वाद लेंगे। वह सैनिकों के साथ युद्ध भूमि के रास्ते में एक मंदिर के पास रुका। उसने सैनिकों को मंदिर के बाहर रुकने का आदेश दिया और कहा, प्यारे साथियों, मैं आप सबकी विजय की कामना लेकर मंदिर के अंदर जाऊंगा। आप सब तब तक यहीं ठहरे। यह कहकर वह मंदिर के अंदर गया। थोड़ी देर बाद सेनापति मंदिर से बाहर निकला और बोला, मैंने आप सबकी कुशलता के लिए ईश्वर से आशीर्वाद मांगा। अब हम देवता की मूर्ति पर चढ़ाया गया सिक्का से परीक्षा करेंगे। सिक्का चित गिरा तो हमारी जीत निश्चित होगी और हम युद्ध अवश्य लड़ेंगे, अन्यथा वापस लौट आएंगे। जब मंदिर के अंदर वह सेनापति जाता है तो वह बाहर निकल के कहता है कि मैंने तुम सबके कुशलता के लिए आशीर्वाद मांगा है और इस सिक्के से हम परीक्षा लेंगे। अगर चित गिरा तो हमारा जीत निश्चिंत होगा। हम सबको युद्ध लड़ना चाहिए। उसके बाद सेनापति ने सिक्का उछाला। सभी सैनिक उत्सुकता से सिक्का देख रहे थे। सिक्का चित गिरा। उसे देखते ही सैनिकों में जोश उमड़ आया। सेनापति मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। फिर उन्होंने नए उत्साह तथा आत्मविश्वास के साथ युद्ध भूमि की ओर कूच किया। युद्ध भूमि में घमासान युद्ध छिड़ गया। मुट्ठी भर होने पर भी जापानी सैनिकों ने दुश्मनों को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया। अतः जापानी सैनिकों की जीत हुई। सिक्का उछालने के बाद सिक्का चित गिरता है। यह देखकर सैनिकों का अंदर आत्मविश्वास जो है वह भर जाता है। वह युद्ध भूमि में जाते हैं और जापानी सैनिकों की जीत होती है। युद्ध समाप्त होने पर जापानी सैनिकों ने अपने सेनापति से कहा, सिक्के ने हमारा भाग्य ही पलट दिया। सैनिकों की बात सुनकर सेनापति हंसने लगा और बोला, कौन सा सिक्का, कैसा भाग्य। इतना कहकर सेनापति ने अपनी जेब में हाथ डाला और वह सिक्का निकालकर अपने सैनिकों की ओर बढ़ा दिया। सैनिकों ने जब उसे उलट पुलट कर देखा तो वे दंग रह गए। सिक्कों के दोनों ओर चित ही था। अब सैनिकों को यह
समझते देर ना लगी कि यदि मनुष्य की इच्छा शक्ति दृढ़ होती है तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। युद्ध समाप्त होने के बाद अपने सेनापति युद्ध समाप्त होने के बाद सैनिक अपने सेनापति से कहता है कि उस सिक्के ने हमारा भाग्य ही पलट दिया। उसकी बात सुनकर सेनापति जो है वह हंसता है और कहता है, कौन सा सिक्का, कैसा सिक्का? यह कहकर वह हंसने लगता है। जब वे सैनिक लोग उस सिक्के को देखते हैं कि दोनों तरफ चींटी ही है तो वह दंग रह जाता है और वह समझ जाता है कि अगर मन में इच्छा शक्ति दृढ़ होती है तो वह असंभव कार्य को भी संभव कर सकता है।